हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 अकाउंटिंग को लेकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। व्हाट इज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग क्या होता है? तो हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं? Accounting done by stewards in wealthy households, process of recording business transactions, recording of personal transactions, or accounting done by merchants in Italy। तो देखिए इसमें से स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग हम किसको ऑप्शन को ओके करेंगे? यस, विच ऑप्शन इज ओके? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन 1 के लिए क्या आंसर रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर रहेगा ए, अकाउंटिंग डन बाय स्टीवर्ड्स इन वेल्दी हाउसहोल्ड्स। तो इस प्रकार की जो अकाउंटिंग है, इट वाज इन ओल्ड डेज। ओल्ड डेज के अंदर जो वेल्दी पीपल थे, आजकल जो हम जिनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, तो उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको हैंडल करते थे स्टीवर्ड्स, और उसी के बेसिस के ऊपर ये बना स्टीवर्ड्स अकाउंटिंग। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इटालियन मेथड ऑफ अकाउंटिंग कॉल्ड? जो इटालियन मेथड अकाउंटिंग का है उसको क्या कहा जाता है? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, बुककीपिंग, सिंगल एंट्री बुककीपिंग, या डबल एंट्री बुककीपिंग? इटालियन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सो ये काफ़ी पुराना अकाउंटिंग मेथड है जो जाना जाता है एज इटालियन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनता है? ट्राई टू फाइंड आउट। मैं वेट कर रहा हूं आपका रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2, सो कोशिश करिए अपनी मेमोरी को रिकॉल करने का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हमारा बनता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये इटालियन मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। सो व्हाट हैपन्स इन डबल एंट्री बुक कीपिंग? सो हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक उसमें डेबिट होने का एस्पेक्ट है और एक उसमें क्रेडिट करने का एस्पेक्ट है। डेबिट तभी कंप्लीट होगा जब उसका क्रेडिट कर दिया जाएगा, और क्रेडिट तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक पहले किसी अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाता। तो इसको हम कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन 3, व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, to control cost and assess profitability, to measure historical cost, to value stocks, or to assess efficiency of business units। देखिए कौन सा आंसर बनता है फॉर क्वेश्चन नंबर 3? व्हाट विल बी द आंसर? यस, कोशिश करेंगे ऑल ऑफ यू, सभी कोशिश करेंगे। मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
Read all options carefully and then try to answer. So question 3 के लिए आंसर बनेगा A. To provide information for investors to make investment decision. So financial accounting का पर्पस है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, ताकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ले सकें. क्वेश्चन 4 व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या रहता है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मेड ड्यूरिंग ईयर ऑफ द रिपोर्ट, a statement of assets held by the firm, a statement of monetary claims against the firm, or a statement of historical cost of units produced and sold. इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होती है. वेरी इजी आंसर. यस, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. सो व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट. Question number 4. So income statement relates to profit and loss made during the year of report. So income statement में on one side there will be the sales or other income, and on debit side there will be expenditure. तो दोनों का जो गैप है that will provide us the amount of profit and loss. So इनका जो पर्पस है तो ये है प्रॉफिट लॉस जो उस फर्म ने किया ड्यूरिंग द ईयर उसको रिफ्लेक्ट करना. व्हाट इज ए बैलेंस शीट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट हम किसको कहते हैं. A statement of profit and loss made during the year, a statement of assets held by the firm, a statement of monetary claims against the firm, a statement of historical cost of units produced and sold. तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम किन को कहेंगे. So what is balance sheet in financial accounting. मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट हम कहते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज प्रोवाइडेड ऑन ए पर्टिकुलर डेट. और इसको एक्सप्लेन करने वाला यहाँ पे हमारे पास कोई आंसर नहीं है फुल्ली जो इसको एक्सप्लेन करे, तो इसीलिए द आंसर विल बी नन ऑफ दीज. तो इनमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है. तो आंसर बी जो है वो केवल एसेट्स को बताता है, इसीलिए आंसर बी भी करेक्ट नहीं है. तो इट इज नन ऑफ दिस बिकॉज बी में केवल एसेट्स हैं, वेयर एज बैलेंस शीट में वी हैव एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज. व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है. To provide information for investors to make investment decisions, to control cost and assess profitability, to measure historical cost, to value the stocks, or to assess efficiency of business unit. तो प्राइमरी पर्पस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का. So what will be our answer? कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी पर्पस.
सो प्राइमरी पर्पस है कॉस्ट को जानना और उसके बाद उसको कंट्रोल करना. सो टू कंट्रोल द कॉस्ट, to understand the cost and then accordingly assess the profitability. यानी आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर है. What is main concern of cost accounting? सो कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन जो फोकस रहता है, मेन जो कंसर्न है वो क्या है? Accumulation and assignment of historical cost to units of product and departments, providing reliable and sufficient information to investors, valuation of stocks and measurement of profits, या measurement of efficiency of business units. तो कौन सा ऑप्शन हमें लगता है इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 7? So what is the answer for question number 7? Main concern of cost accounting. सो कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन कंसर्न रहता है कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है टू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, सो जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए उनके ऊपर जो कॉस्ट इनकर की गई, तो टोटल कॉस्ट को असाइन करना, पहले अकमुलेट करना मीन्स टोटल कॉस्ट को जानना और फिर उन नंबर ऑफ यूनिट्स को उस कॉस्ट के ऊपर असाइन कर देना. तो दैट इज मेन कंसर्न ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. What led the development of cost accounting? Over the time period cost accounting को डेवलप किया गया, उसके पीछे रीज़न क्या है? What led the development of cost accounting? Industrial revolution in England, advent of joint stock companies, scientific management movement, or need to mobilize savings and channel them into profitable investment. Question number 8. So which appears to be the answer for question number 8? What is the answer? Read all options carefully and then try to answer. सभी options को carefully read करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें. क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर है हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटिंग को क्यों डेवलप किया गया? सो द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट. सो व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? सो इट इज बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आंसर मैं चेंज कर रहा हूं, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर शुड बी द रीज़न बिहाइंड. क्या था? तो रीज़न बिहाइंड था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. सो दैट गिव राइज टू द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा, तो आंसर इज नॉट सी, रादर आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज ए डायरेक्ट एड टू मैनेजमेंट, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, preparation of financial statements as per GAAP, and preparation of tax returns. So management accounting क्या है? Question number 9. So management accounting है वो प्रैक्टिस जिसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है टू हेल्प द मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट को चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंटिंग किया जाता है ताकि मैनेजमेंट को हेल्प मिल सके इन डिसीजन मेकिंग. तो उस अकाउंटिंग को हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. व्हाट इज जेनेसिस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग? जो मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके पीछे रीजंस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं?
advent of computers, emphasis on detailed information for decision making, invention of cost accounting and creation of accounting standards. तो मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पीछे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? व्हाट इज जेनेसिस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग? Yes, what is the answer for question number 10? So answer here is B. Emphasis on detailed information for decision making. तो मैनेजमेंट को डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए सो दैट उनके जो डिसीजंस हों वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हों. तो एम्फेसिस ऑन detailed information for decision making. So this is the genesis of modern management accounting. Question number 11. What does management accounting generally include? Management accounting में generally क्या include होता है? Auditing and assurance services, financial statement preparation, cost accounting and budgeting, and tax planning and preparation. So आम तौर के ऊपर क्या इंक्लूड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर? क्वेश्चन नंबर 11. सभी स्टेटमेंट्स को रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करिए. So question number 11, what will be the answer? So question number 11 के लिए आंसर होगा C. So जनरली क्या उसमें होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग. बिकॉज मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन इट शुड रिमेन प्रॉफिटेबल. तो जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का और बजटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. व्हाट इज फोकस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, complying with legal regulations and accounting standards, using information for decision affecting future, or reporting financial information to external stakeholders. So management accounting का focus कहाँ रहता है? So what is the focus of management accounting? इसका focus कहाँ पे है? सो ये फोकस रहता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजंस अफेक्टिंग फ्यूचर. बिकॉज मैनेजमेंट को करना होता है डिसीजंस, स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी होती हैं सो दैट फ्यूचर में जो बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो इम्प्रूव करें. तो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना फॉर डिसीजंस विच अफेक्ट फ्यूचर. सो दैट इज फोकस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. न्यू फेज इन अकाउंटिंग विच कंसिडर्स सोशल इफेक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजंस इन एडिशन टू इकोनॉमिक इफेक्ट्स. एन ओल्ड फेज इन अकाउंटिंग दैट ओनली कंसिडर्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस. एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस दैट ओनली कंसिडर्स प्रॉफिटेबिलिटी इन बिजनेस डिसीजंस. और एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस विच ओनली कंसिडर्स ग्रोथ इन बिजनेस डिसीजंस. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इनमें से हम किसको लेंगे? क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर क्या बनेगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? ऐसी अकाउंटिंग जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जो सोशल एस्पेक्ट हैं, यानी सोसाइटी को किस तरह से बिजनेस के डिसीजंस इफेक्ट करते हैं. सो बिजनेस अपने लेवल के ऊपर इकोनॉमिक इफेक्ट्स को तो देखते हैं बिकॉज उसके ऊपर उनका प्रॉफिट टिका होता है. इसके अलावा ये भी रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस के डिसीजंस का इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या होने जा रहा है. बिकॉज सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स टू द बिजनेस. सोसाइटी बिजनेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है.
तो इन टर्न सोसाइटी के ऊपर बिजनेस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है? सो दैट पार्ट इज कवर्ड इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी आंसर ए। व्हाट इज रीजन फॉर बर्थ ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्यों एग्जिस्टेंस में आया? इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस ओवर लास्ट 2 decades, decreasing social awareness over last 2 decades, decreasing industrial growth over the last 2 decades, or increasing environment hazards over the last 2 decades or so. बर्थ ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तकरीबन पिछले 2-3 डिकेड से ही एग्जिस्टेंस में आया। तो कौन सा ऑप्शन में लगता है दैट इज अप्रोप्रिएट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14? सो अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज ए, इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस। सो सोशल अवेयरनेस, सोसाइटी की जो अवेयरनेस है, सो सिविल सोसाइटी, तो अवेयरनेस वो लास्ट 2 डिकेड्स और सो में जो आया, तो उसके कारण सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को जन्म हुआ। Who has been drawing attention to the dangers posed to environment and ecology by unbridled industrial growth? जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है हैफाजर्ड, तो वो अटेंशन उसके क्या क्या डेंजर्स हैं एनवायरनमेंट के लिए और इकोलॉजी के लिए। तो हु हैज़ बीन ड्राइंग अटेंशन? बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट एंड पीपल, सोशल साइंटिस्ट एंड सोशल वर्कर्स, और ट्रेडिशनल अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स। तो हु हैज़ बीन ड्राइंग अटेंशन टू द डेंजर्स posed by environment and ecology? Question number 15. So what is the answer to question number 15? So answer here is C, social scientist and social workers. तो वो लेकर के आए, अटेंशन ड्रॉ किया उन्होंने towards dangers posed by environment and ecology by unbridled industrial growth. What is growing feeling about concept of growth and profit? जो ग्रोथ का और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है उसके प्रति ग्रोइंग फील्ड क्या है, ग्रोइंग फीलिंग क्या है? दे आर टू नैरो टू रिफ्लेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस, दे आर वाइड एनफ टू रिफ्लेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, they are irrelevant to social responsibility aspect of the business, or they are detrimental to the social responsibility aspect of the business. Question number 16. What shall be the answer? Question number 16. आंसर क्या बनेगा? तो आंसर विल बी ए, दे आर टू नैरो। जो ग्रोथ और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है दैट इज टू नैरो, और वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करता सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के एस्पेक्ट को। व्हेन वाज फर्स्ट अटेम्प्ट मेड टू इंक्लूड फिगर्स ऑन ह्यूमन कैपिटल इन द बैलेंस शीट? सो सबसे पहले ऐसी कोशिश कब हुई कि ह्यूमन कैपिटल के जो फिगर्स हैं उसको बैलेंस शीट में इंक्लूड किया जाए? 1990s के अंदर, 1964 के अंदर, 1980s के अंदर, या 2000s के अंदर? When this attempt was made? Question number 17. यानी ह्यूमन कैपिटल को बैलेंस शीट में इंक्लूड करना, इसके लिए पहली कोशिश कब की गई? So it was done in 1964. What is human resources accounting? So human resource accounting क्या है? A branch of accounting which emphasizes importance of physical capital in a company's earning process and total assets. A branch of accounting which seeks to report and emphasize importance of human resources and company's earning process and total assets. A branch of accounting which seeks to report and emphasize
importance of human resources only in company's earning process, or branch of accounting which emphasizes importance of intellectual capital in company's earning process and total assets। तो इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 18। So which appears to be most important one? Yes, it is B. Branch of accounting which seeks to report and emphasis on importance of human resources, किसमें? कंपनी के अर्निंग प्रोसेस में और टोटल एसेट क्रिएट करने के प्रोसेस में। सो किसी भी कंपनी की जो अर्निंग है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, और जो उसके जो एसेट्स इंक्रीज करते हैं, बिल्ड अप होते हैं, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो इसी को एम्फेसाइज करने के लिए बना है ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। चलिए फ्रेंड्स, बिफोर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक नहीं हुआ वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। एंड मीनवाइल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम नियर आता है, पास में आता है, तो जो कुछ आप लर्न करते हैं उसको प्रैक्टिस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यानी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थ्रू क्वेश्चंस। तो जिस भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं वीडियो लेसन्स को यूज़ करते हुए, तो उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करना थ्रू क्वेश्चन बैंक उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। बिकॉज कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के बाद उसकी जो क्लैरिटी है, कन्फ्यूजन्स ना हो, तो हेल्प मिलती है हमें क्वेश्चन बैंक से। तो अभी तक अगर आपने क्वेश्चन बैंक शुरू नहीं किए हैं तो क्वेश्चन बैंक आपको शुरू कर लेना चाहिए। ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर, सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ, और अपने बेटर स्कोरिंग के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। What is process of identifying and measuring data about a human resource and communicating this information to interested parties called? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल कैपिटल अकाउंटिंग, इंटेलेक्चुअल कैपिटल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करता है ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग को। हमारा आंसर सी बनेगा। सो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग क्या है? तो ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं ह्यूमन डेटा को, और फिर हम उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं उन लोगों को जो इंटरेस्टेड पार्टीज है। तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। अब आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट आर टू मेथड्स यूज्ड फॉर वैल्यूइंग एंड अकाउंटिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेज को वैल्यू करते समय और उनकी अकाउंटिंग करते समय दो मेथड्स कौन कौन से हैं? कॉस्ट एंड वैल्यू मेथड, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मेथड, ओनरशिप एंड नॉन ओनरशिप मेथड, या लॉयल एंड कमिटेड मेथड। सो दो मेथड्स कौन कौन से हैं? सो ये दो मेथड्स हैं कॉस्ट एंड वैल्यू बेस्ड मेथड्स। तो इसके बेसिस के ऊपर हम वैल्यूएशन और अकाउंटिंग करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। फ्रेंड्स, इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले अगर आज के क्वेश्चन का आज सेशन के साथ आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल इन्फॉर्मेशन की क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, या अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया है तो उसके मैसेज बॉक्स में आप अपना मैसेज डाल सकते हो। तो हम आपके मैसेज को पढ़ने के बाद
सूटेबली आपको आंसर करेंगे और आपकी हेल्प कर देंगे। चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।